नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटूल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, जहां पर दोस्तों एनटीपीसी ने आईटी जेनेट सेंटर को चुना है स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर की विजिबिलिटी स्टडी करने के लिए। और ऐसा बताया गया है कि ये कंपनी 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए भी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगी। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी भारत सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि पुराने और डीकमीशन्ड थर्मल पावर प्लांट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि लैंड, वाटर और इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए, वो इनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब उसी को लेकर यहाँ पर 10 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। हर एक पावर प्लांट पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाए जाएंगे और अभी जो फिजिबिलिटी यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन से प्लेसेस पर और कितनी कितनी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 500 नई ग्राम पंचायत ऑफिस बिल्डिंग्स को अप्रूवल दे दी गई है और इनको बनाने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा 324.28 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये फंड्स यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं, जहाँ पर रूरल गवर्नेंस को इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। 500 में से 99 बिल्डिंग्स अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 28 नागपुर में, 101 पुणे में, 32 कोंकण में, 86 नासिक में और सबसे ज़्यादा 154 बिल्डिंग छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होंगी। हर अप्रूव्ड पंचायत को यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 20 लाख ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए होंगे, जबकि 5 लाख रुपीस कॉमन सर्विस सेंटर के लिए होंगे, जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में बनाया जाएगा और वहाँ पर डिजिटल और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पेंडिंग मुक्त्याला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 489.28 करोड़ रुपये की फंडिंग अप्रूव कर दी गई है और अभी आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सकता है। दोस्तों मुक्त्याला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक लंबा डिलेड प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, क्योंकि 2019 में चंद्रबाबू नायडू सरकार के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब सरकार चेंज हुई तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को नई लोकेशन पर शिफ्ट भी कर दिया गया और इसके लिए फाउंडेशन भी रखा गया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ खास काम आगे बढ़ नहीं पाया, पर अब आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इसको रिवाइव किया जाएगा। कृष्णा रिवर के लेफ्ट बैंक पर एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो 39,000 एकड़ ऑफ लैंड इसके चलते इरिगेट हो पाएगी और 30 के आसपास विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट टाटा मोटर्स से है, जहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर्स इटालियन ट्रक मेकर आइवेको ग्रुप को खरीदने जा रहा है और ऐसा बताया गया है कि इसके लिए वो 3.8 बिलियन यूरोस खर्च करेंगे। दोस्तों टाटा मोटर्स ये काम उनके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन मार्केट के अंदर, जहाँ पर उनको इन्वेको की नई टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज की डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी और इसके थ्रू वो ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर पाएंगे। यूरोप और भारत ये दो उनके होम मार्केट होंगे, यानी कि अच्छा खासा मार्केट उनके लिए ऑलरेडी अवेलेबल होगा। बताया गया है कि ये पूरी एक ऑल कैश डील होगी और 100% स्टेक यहाँ पर टाटा के द्वारा इनका एक्वायर किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु एक सैटेलाइट कैंपस को बिल्ड करने जा रही है तिरुचिरापल्ली के अंदर और इसको लेकर अभी डीपीआर तैयार कर ली गई है। दोस्तों जैसे कि हमारे देश में होता है कि कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मेन कैंपस के साथ साथ कई सारे सैटेलाइट कैंपस को ऑपरेट करती है, उसी तरह से सेम मॉडल पर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु भी काम करने वाली है। इनका सैटेलाइट कैंपस सूरीयूर विलेज में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर 5 एकड़ ऑफ लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। इनफैक्ट लैंड एक्विजिशन को लेकर काम भी स्टार्ट हो गया है। क्लासरूम बिल्डिंग्स, गेस्ट एंड स्टाफ क्वार्टर्स और दूसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर तैयार होगा 23 करोड़ रुपये खर्च करके और मोस्टली अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर उतान विरार सी ब्रिज को महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्लियरेंस मिल गई है और इसके चलते मुंबई का ये मेगा प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों उतान विरार सी ब्रिज अराउंड 55 किलोमीटर लंबा होगा, जहाँ पर मेन ब्रिज की लेंथ उतान से विरार के बीच 24.25 किलोमीटर की होगी, जबकि बाकी कनेक्टर्स होंगे, जहाँ पर उतान कनेक्टर 9.3 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि विरार कनेक्टर 18.95 किलोमीटर लंबा होगा। वसई में भी एक छोटा सा कनेक्टर बनाया जाएगा 2.5 किलोमीटर का। 52,000 करोड़ रुपये से ऊपर यहाँ पर खर्च आने वाला है और ये मुंबई का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट होगा। अभी ये प्रपोजल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सामने रखा जाएगा और अगर वहाँ पर इसको अप्रूवल मिल जाती है, जो कि फाइनल अप्रूवल होगी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुंबई के अंदर आपको एक और आइकॉनिक ब्रिज बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर हमारी रेल मिनिस्ट्री के द्वारा जम्मू से कटरा के बीच रेल लाइन डबलिंग को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है और अभी नॉर्दर्न रेलवे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इसके ऊपर काम किया जाए। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रेलवे के द्वारा इसकी रेल लाइन डबलिंग के ऊपर काम किया जाना है और अब फाइनल लोकेशन सर्वे यहाँ पर अप्रूव हो गया है। 77.96 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी
और इसमें होगा ये कि जम्मू से कटरा के बीच और ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा, जो फिलहाल नहीं हो पाता है एक सिंगल लाइन के कारण। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट हो पाती हैं, लेकिन डबलिंग के बाद बड़े स्केल में यहाँ पर ट्रेन भी ऑपरेट हो पाएंगी और वो भी और पंक्चुअलिटी के साथ। 12.59 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा और इसको लेकर बेंगलोर एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड और प्रेस्टीज ग्रुप के बीच में टाई अप अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों ये कन्वेंशन सेंटर बेंगलोर एयरपोर्ट सिटी के अंदर ही बनकर तैयार होगा, जहां पर एयरपोर्ट के साथ मेट्रो और सबर्बन रेल की भी एक्सेस इसको दी जाएगी। ग्लोबल समिट्स, ट्रेड एक्सपोज और कल्चरल इवेंट्स को यहाँ पर होस्ट किया जाएगा। 8 के लोगों की इसकी सीटिंग कैपेसिटी बताई गई है। इसके साथ साथ आर्ट्स थिएटर, एक लग्जरी होटल और ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस भी यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया है कि वो गूगल के साथ लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आगे चलकर गूगल के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों बेसिकली इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर के ऊपर होगी, जहाँ पर गूगल के द्वारा 1 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी तैयार की जाएगी विशाखापट्टनम के अंदर। पूरे एशिया में इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी के मामले में ये गूगल का लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा। 6 बिलियन में से $2 बिलियन तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च की जाएंगी, जिसका इस्तेमाल इस डेटा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशाखापट्टनम के अंदर सारा का सारा काम होगा, तो ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने मथुरा कोटा रेल सेक्शन को अभी कवर सिस्टम से इक्विप कर दिया है और इसके चलते आप कह सकते हैं कि ये रेल सेक्शन भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप हो गया है। दोस्तों मथुरा कोटा रेल सेक्शन दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर का हिस्सा है और इस रेल सेक्शन पर कवच को इक्विप करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली क्योंकि विंटर सीजन के दौरान फॉग के कारण लोको पायलट्स को ट्रेन स्पीड कंट्रोल करने में और ब्रेकिंग एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। पर क्योंकि अब यहाँ पर कवच इक्विप कर दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट लिमिट हो जाएंगी और ओवरऑल और बेहतर ढंग से यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में फ्लडिंग को रोकने के लिए BMC फ्लड गेट्स को इंस्टॉल करने जा रही है और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर साउथ कोरियन मॉडल को फॉलो किया जाएगा। दोस्तों हर साल स्पेसिफिकली मानसून के दौरान मीठी रिवर की ओवरफ्लडिंग के चलते मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में लो लाइंग एरियाज में फ्लड्स देखने को मिलते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कुर्ला, सिवन और कलिना जैसे एरियाज में देखने को मिलता है। इसी तरह की कुछ सेम प्रॉब्लम्स साउथ कोरिया की एप्पल सिटी सोल में भी देखने को मिलती थी, जिसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एडवांस फ्लड गेट्स, डैम्स, रिवर मैनेजमेंट और मॉडर्न सिस्टम्स जैसे कि IoT, सेंसर्स, AI और वेदर फोरकास्टिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। और उसी तरह से BMC भी सेम मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाली है। 25 के आसपास फ्लड गेट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे मीठी रिवर के अलोंग, जहाँ पर 2300 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च किए जाएंगे। और अगर इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है तो काफ़ी एडवांस फ्लड गेट्स होंगे और होपफुली इसके चलते मुंबई में अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा। आज के आखिरी अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार झंझारपुर ब्रांच कैनाल को रिस्टोर और मॉडर्नाइज करने जा रही है और इसको लेकर वो 217.65 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। दोस्तों झंझारपुर कैनाल वेस्टर्न कोसी इरिगेशन पीरियड का हिस्सा है, जिसके लिए दरभंगा और मधुबनी जैसे एरियाज में इरिगेशन होती है। बिहार सरकार ये चाहती है कि इसको मॉडर्नाइज करके ड्राउट और ओवरफ्लडिंग जैसे जो प्रॉब्लम्स है उनको तो सॉल्व किया ही जाए, साथ साथ इन एरियाज में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा इस कैनाल को रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके अलोंग रोड भी बनाने की बात की गई है। फिलहाल 42 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर मॉडर्नाइजेशन का काम ही किया जाएगा 217 करोड़ रुपये खर्च करके। टेंडर्स यहाँ पर फ्लोट कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि अगले 24 मंथ्स के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।